हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट के आप किसी भी चैप्टर को यहाँ पर पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स विद एवरी टॉपिक वाइज लेक्चर एंड कंप्लीट प्रैक्टिस सेशंस, सारा का सारा आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से आप वहां से अवेल कर सकते हो विद सीबीएसई सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एडिशनल पेपर्स। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन हमने पढ़ा था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 1। आज हमारा लेक्चर होने वाला है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं मैम? वो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं, कट करते हैं डीएनए को कट करते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को फिर सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां तक कि हमने कहानी पढ़ ली थी, सबको याद है? बताओ, सबको याद है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तक की कहानी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमें पार्ट 2 में इसके आगे से पढ़ना है भाई। इन्हीं टूल्स को जिन्हें यूज करते हो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इन्हीं को पढ़ना है आज हमें पार्ट 2 में, रिमेनिंग वाले। क्लियर इतनी कहानी? चलो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं, फटाफट से जरा सेशन को एक बार लाइक हो जाए, शेयर हो जाए एंड कमेंट तो करना भूला ही मत करो भाई। कमेंट के बिना तो मजा कैसे आएगा? मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब? हाँ, कैसे मजा आएगा? बताओ बताओ बताओ, कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा ना। चलो भाई फटाफट से लाइक शेयर एंड कमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे आज हम? सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, डीएनए को जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से टुकड़ों में बांट दिया है, इन टुकड़ों को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे सेपरेट करते हो, ये आप पढ़ रहे हो। कैसे आप टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को अलग कर पाते हो? क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। आप उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हो? आप उन्हें फोर्स कर सकते हो कि भाई एनोड की तरफ मूव करो, राइट? डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, एनोड कैथोड कहां पे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा। तो अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, एक मीडियम या मैट्रिक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एनोड की तरफ मूव करवा के आप इन्हें क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट होंगे? कैसे सेपरेट होंगे समझो। Nowadays the most commonly used matrix is agarose। ये जो मीडियम या मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मीडियम कौन सा यूज किया जाता है? एगारोज। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आते हैं और यहां पर आप क्या मीडियम यूज कर रहे हो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप यूज कर रहे हो कौन सी जेल को? एगारोज मीडियम को। ठीक है, एगारोज मीडियम को, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये क्या है? ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया है। वेट अ मिनट, हाँ, लेट मी वेयर माय चश्मा। ये क्या है? ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? सीवीड से। ठीक है, कहां से एक्सट्रैक्ट किया इसको? अब ये जो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हुए हैं, आगे क्या देखेंगे अपन इसमें? सॉरी, देखो
यहां पर क्या कहा कि भाई ये जो सेपरेशन हुआ है इनके साइज के बेसिस पर हो गया, ये सीविंग इफेक्ट दिखा रहे हैं एगारोस जेल मीडियम में। एंड hence the smaller the fragment size the farther it moves, जितना छोटा फ्रेगमेंट का साइज होगा उतना ज्यादा फार वो मूव करेगा। इसीलिए देखो जो सबसे फारदेस्ट है उसे क्या बताया यहाँ पर स्मॉलेस्ट, और जो सबसे नियर है उसे क्या बताया यहाँ पर लार्जेस्ट। ठीक है, ये डीएनए बेंड्स में जो फारदेस्ट है, जो सबसे दूर तक गया है वो है स्मॉलेस्ट वाला फ्रेगमेंट, और बड़े वाले फ्रेगमेंट्स कहाँ है, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, एगारोस जेल मीडियम के वेल्स हैं। ओके, look at the figure and guess at which end the gel the sample was loaded। अच्छा, यहां पर ये कह रहे हैं कि कहां पर, कौन से एंड पर जेल सैंपल को लोड किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जेल सैंपल जो है उसी एंड पर होगा जहां पर क्या होंगे, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स होंगे, क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ज्यादा मूव नहीं करेंगे कंपैरेटिवली। तो ये कहां होगा, यहां पर होगा। जेल मीडियम कहां लोड किया है, यहां पर किया गया है, क्योंकि नियर बाय क्या दिख रहे हैं आपको, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, और फ्रेगमेंट्स जो सबसे छोटे होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, वो सबसे ज्यादा दूर तक मूव करेंगे। तो स्मॉलेस्ट मूव करेंगे दूर तक और लार्जेस्ट रहेंगे कंपैरेटिवली पास। इस तरीके से ये अपने साइज के अलोंग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपने साइज के अलोंग सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है क्या कहानी? चलो आगे देखते हैं। साइज के अलोंग ये जो सेपरेट हुए हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें आप सिर्फ स्टेन करने के बाद ही विजुअलाइज कर सकते हो। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। डीएनए को स्टेन करने के बाद ही आप उन्हें विजुअलाइज कर सकते हो विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। किससे स्टेन करोगे? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे। एंड देन आप क्या करोगे? उसे यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कराओगे। एंड you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining। आप इन pure DNA fragments को विजिबल लाइट में भी नहीं देख सकते और स्टेन किए बिना भी नहीं देख सकते, इसलिए आपको उन्हें स्टेन भी कराना पड़ेगा और यूवी रेडिएशन से भी एक्सपोज कराना पड़ेगा। स्टेन कराने के लिए आप एक कंपाउंड को यूज करोगे विच इज इथिडियम ब्रोमाइड। स्टेन कराने के लिए आप यूज करोगे इथिडियम ब्रोमाइड को एंड देन आप उन्हें कर दोगे एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन एंड इससे आपको ये फ्रेगमेंट्स विजिबल हो पाएंगे। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए। जो विजुअलाइजेशन आएगा वो कैसा आएगा? आपको दिखाई देंगे ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के काफी ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स आपको दिखाई देंगे इन इथिडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। सिंपल है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कैसे यहां पर आप कट किए हुए डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हो जेल मीडियम में या मैट्रिक्स में, जो कि एगारोस जेल मीडियम है। इस मीडियम के अंदर ये फ्रेगमेंट साइज के अलोंग जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड किया, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है और आप उन्हें फोर्स कर रहे हो कि भाई आप एनोड की तरफ मूव करो। तो जो स्मॉलेस्ट है वो जाएगा फारदेस्ट, सबसे दूर तक जाएगा, और लार्जेस्ट रहेगा मीडियम के, जेल मीडियम जहां लोड किया उसके पास। ओके, इस तरीके से ये अलग अलग बैंड्स बना लेंगे। डीएनए बैंड्स लार्जेस्ट कहाँ है, स्मॉलेस्ट कहाँ है, ठीक है। और यहां पर इनका विजुअलाइजेशन कैसे आएगा देखने के लिए आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें स्टेन करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से एंड आपको करना पड़ेगा इन्हें एक्सपोजर प्रोवाइड करना पड़ेगा यूवी रेडिएशंस का। इससे आपको जो विजुअलाइजेशन आएगा वो आएगा कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स दिखाई देंगे आपको डीएनए के। यहां तक कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। ये जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं डीएनए के, इन्हें कट आउट किया जाता है एगारोस जेल से और एक्सट्रैक्ट किया जाता है जेल पीस से।
द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, जेल पीस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन, इस स्टेप को क्या कहते हो? इल्यूजन कहते हो। इस स्टेप को क्या कहते हो? इल्यूशन कहते हो। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors। बस recombinant DNA तो आपने देखा ना अभी कैसे बनेगा, कैसे उसे ज्वाइन कर रहे हो आप क्लोनिंग वेक्टर के साथ, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर के साथ आप उसे कैसे ज्वाइन कर रहे हो ये तो आपने अभी देखा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा ये भी आपने अभी देखा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स आपने सेपरेट किए, इन्हें फिर आप क्या कर दोगे? उनका जो पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर है उसके साथ ज्वाइन करा दोगे, ठीक है, लाइगेज की हेल्प से, और बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो फ्रेगमेंट आपको कैसे मिला? याद करो, डीएनए स्ट्रैंड्स से जो कट करने के बाद फ्रेगमेंट्स बने, उन फ्रेगमेंट्स को आपने सेपरेट कैसे किया? उस पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड से सेपरेट किया आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ठीक है। किस मीडियम में ये हुई है? एगरोज मीडियम में हुई है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस टेक्निक पर बेस्ड है? कि भाई यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो और मूव करने के लिए उन्हें फोर्स करते हो कि भाई एनोड की तरफ मूव करोगे। एनोड की तरफ मूव करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो फारदेस्ट मूव करते हैं, और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कहाँ करते हैं? नियर बाय रहते हैं। कहाँ पर? उस मीडियम के जहां से उसे लोड किया, जेल मीडियम को, ठीक है। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आपको दिख जाता है दूर जाता हुआ बैंड। इस तरीके से आपको डीएनए के बैंड्स नजर आते हैं और वो साइज के अलोंग सेपरेट हो जाते हैं। नजर आते हैं जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन कब आता है? जब इन्हें स्टेन किया जाए इथिडियम ब्रोमाइड से और इन्हें एक्सपोजर दिया जाए यूवी रेडिएशन का, तब ही ये क्या होते हैं? विजुअलाइज होते हैं। ये जो विजुअलाइजेशन आया है ये कैसा आता है? ये आपको ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स नजर आते हैं। क्लियर है कहानी? चलो बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? ये क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं? देखो ध्यान से, व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स? सी, you know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस में ये एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर पाते हैं? रेप्लिकेट कर पाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ये जो आप डीएनए को रेप्लिकेशन एंजाइम के थ्रू कट करके उसके फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करके लेके आए हो, इसे आप जोड़ किस में रहे हो? क्लोनिंग वेक्टर में। तो इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। ओके, इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। आपको पता है कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस के पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की विद इन बैक्टीरियल सेल्स, है ना। उनका खुद का जो भी क्रोमोसोमल डीएनए है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, ये बैक्टीरियल सेल में जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं। कौन कौन? प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। ध्यान से समझना, बैक्टीरियोफेजेस क्योंकि पर सेल में इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है तो इनका कॉपी नंबर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं इनके जीनोम के। हर सेल में इनका नंबर ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इनके जीनोम के कॉपी नंबर्स भी ज्यादा होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव द वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. कुछ प्लाज्मिड्स की 1 से 2 कॉपीज होती हैं पर सेल, और अगर कुछ की देखें तो भाई 15 to 100 कॉपीज भी होती हैं पर सेल। हम इनके बारे में, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर्स को जो प्रॉपर्टी चाहिए वो किस में मिल रही है उन्हें? वो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में मिल रही है कि क्रोमोसोमल डीएनए से कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर,
ठीक है, तो बस इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इस एबिलिटी के वजह से कि ये बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। उस सेल का क्रोमोसोमल डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर। ये जो नंबर आप इनके रिपीट्स का देख रहे हो, ये नंबर और भी ज्यादा हो सकता है। दिस नंबर कैन इवन गो हायर और मोर हायर इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। अगर हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं, इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, मतलब बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड जिनके पास ये एबिलिटी है, अगर हम कोई एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को जिसमें कि हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसको लाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा के, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके फ्रेगमेंट को सेपरेट करा के, पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को लाकर अगर हम प्लाज्मिड डीएनए में या बैक्टीरियोफेज में ऐड कर देते हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के डीएनए फ्रेगमेंट को हम उतना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने ज्यादा ये लोग मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो अपने जीनोम के साथ ही होंगे ना। इनके जीनोम का जितना नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, इतने ही नंबर ऑफ कॉपीज आप उस जीनोम के भी बना सकते हो अगर आपने उसे लाके इनसे लिंक करा दिया है, ठीक है। अगर आपने वो जो डीएनए को आप कट करने की बात कर रहे हो ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसे आप फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हो, सेपरेट करने की बात कर रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये ही डीएनए अगर लाके आप क्लोनिंग वेक्टर में, प्लाज्मिड में या बैक्टीरियोफेज में ऐड करा देते हो, तो ये भी उतना ही मल्टीप्लाई करेगा, उतना ही रेप्लिकेट करेगा, उतनी ही कॉपीज को जनरेट करेगा जितनी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने साथ उसको भी क्या करवाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे। तो आपका मोटिव तो सर्व हो जाएगा कि आपको उसकी कॉपीज जनरेट करनी थी, इन्होंने करके दे दी, इसलिए आप लाके उस डीएनए फ्रेगमेंट को इनसे अटैच कराते हो वेक्टर डीएनए से, ठीक है। एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए को आप वेक्टर डीएनए में क्यों ऐड कर रहे हो, ताकि उसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाए। तो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे, अब जिन वेक्टर्स को यूज किया जाता है उन्हें इस तरीके से इंजीनियर किया गया है दैट दे हेल्प easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants, कि ये क्या कर सकते हैं, they help in easy linking of foreign DNA। फॉरेन डीएनए के साथ ये अपना लिंकेज इजी कर देते हैं, किस वजह से, कि भाई उनको इंजीनियर ही इस तरीके से किया जा रहा है nowadays। and also the selection of recombinants from non-recombinants। recombinants को non-recombinants से select कर पाना, identify कर पाना, उनके बीच distinguish कर पाना easy हो जाता है। इन सारी चीजों में ये ease provide करते हैं, help provide करते हैं, ठीक है। next देखेंगे, the following are the features that are required to facilitate cloning into a vector। किसी वेक्टर में, ठीक है, क्लोनिंग करवाने के लिए कौन कौन से फीचर्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें होना जरूरी है जिससे वेक्टर में क्या होगी, क्लोनिंग होगी। एक फीचर की अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, एक फीचर की अगर हम बात करें तो इट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ओराई। ये क्या है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये वो सीक्वेंस है जहां से, जिस पोजीशन, जिस रीजन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके नाम से ही क्लियर है कि वहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, ओके। तो ओराई इज the sequence from where replication starts and any piece of DNA when linked to this sequence, और जब DNA का कोई भी पीस जब लाकर इस सीक्वेंस से लिंक कर दिया जाता है तो it can be made to replicate within the host cells। तो उस लिंक्ड पीस को भी वो क्या कर देते हैं, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये एबिलिटी इनके पास है, इसीलिए तो इन्हें हमने वेक्टर की तरह क्या किया है, प्रेफर किया है। तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। ये सीक्वेंस लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, अगर आप टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहते हो तो आपको उसे क्या करना होगा, इन वेक्टर्स में
लिंक करके इनकी क्लोनिंग करवा लेनी होगी, रेप्लिकेशन करा लेना होगा। जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में ही, वैसे ही ये क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल में इस लिंक्ड डीएनए को भी रेप्लिकेट करा देंगे। ओके, दे विल जनरेट many copies of target DNA and it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number। उसे ऐसे ही वेक्टर में क्लोन किया जाएगा जो कि क्या करता है, हाई नंबर ऑफ कॉपीज को जनरेट करता है, ताकि आपको भी क्या मिल जाए, जो आपने लिंक किया है डिजायर्ड जीन को, वो डिजायर्ड जीन, वो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के मल्टीपल रेप्लिकास मिल जाए। इसलिए आप उसे इसमें क्या कर रहे हो, क्लोन कर रहे हो। ये वेक्टर का काम था। ओराई क्या है, वो ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड फीचर आपको क्या चाहिए, यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। ठीक है, सेकेंड फीचर आपको यहां क्या चाहिए, आपको चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या करता है, इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। ओराई के साथ साथ वेक्टर को चाहिए होता है एक सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और सिलेक्टिवली जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनकी ग्रोथ को करवाता है। ये किसके फंक्शंस आप पढ़ रहे हो, ये फंक्शंस कर रहा है सिलेक्टेबल मार्कर। याद करो, हम पढ़ रहे हैं क्या, ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं वो फीचर्स जिन्हें आपको, जिनकी जरूरत पड़नी ही है वेक्टर में क्लोनिंग कराने के लिए, टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अब आपने देखा कि भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, ओराई के साथ साथ जो वेक्टर होता है इसको चाहिए एक सिलेक्टेबल मार्कर जिससे आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का, और ये सिलेक्टिवली परमिट करता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। यहां पर आप जब पढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो अब जरा हम एक बार देख लें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दिस इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर एक पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम एंड यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है ये आप फर्दर सेक्शंस में पढ़ोगे। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं भाई कि हमें यहाँ पर ये क्लोनिंग कराने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी चाहिए और सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए। ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, नॉर्मली ये जो जीन्स होती है ना, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आप ये सारा तामझाम कर रहे हो, कर क्यों रहे हो आप ये सब कुछ, ये पूरा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आप क्यों कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना ताकि आपको एक डिजायर्ड कैरेक्टर मिल जाए, राइट। जो कैरेक्टर आप क्या चाह रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की एंटीबायोटिक्स के केस में, तो नॉर्मली वो जीन्स जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पेसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कॉनामाइसिन etc are considered useful selectable markers for E. coli। इन सब को useful selectable marker consider किया जाता है for E. coli। ठीक है, किसके लिए, E. coli के लिए selectable marker का काम कौन करते हैं, ये सारे ऑप्शंस करते हैं। ओके, किसके लिए, E. coli के लिए। आपको पता है इसके ऊपर कितने सारे काम किए जाते हैं भाई, E. coli हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह सुनते हो आप। E. coli को यूज कर लिया, E. coli में ग्रो करवा लिया, E. coli में रेप्लिकेट करा लिया, E. coli को यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर इसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करने वाले कितने लोग हैं, ये रहे आपके सामने। एंड द नॉर्मल E. coli सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। जो नॉर्मल E. coli सेल्स होती हैं उनमें इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। ये कैसे आती है, ये जब आप रिकॉम्बिनेंट बना के उसके अंदर रेप्लिकेट करवाते हो उस स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल को, उस स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को, तब आती है। ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई करने पे आती है, आप ब्रॉडली ये कह सकते हो। ठीक है, ब्रॉडली ये कह सकते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाई करने पर आती है रेजिस्टेंस, किसके अंदर, E. coli के अंदर। नेचुरली अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर कोई इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। ठीक है ना, बढ़ेंगे आगे, चलो आगे बढ़ेंगे।
क्लोनिंग साइट्स, ये क्या है? क्लोनिंग साइट्स क्या है और ये क्या करती है? अरे देखो भाई, क्लोनिंग साइट्स क्या है और ये क्या करती हैं? In order to link the alien DNA, the vectors needs to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes. हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लोनिंग साइट्स की। In order to link the alien DNA से लिंक करने के लिए इन क्लोनिंग साइट्स में ऐसा क्या है? कौन सी क्लोनिंग साइट की यहां पर बात कर रहे हैं? चलो थोड़ा सा रीड करो, समझ आएगा। देखो, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू और प्रेफरेबली सिंगल, ठीक है, प्रेफर तो यही किया जाता है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट हो या फिर बहुत कम हो, या तो एक ही हो या बहुत कम हो। किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉग्निशन साइट की। किस चीज का रिकॉग्निशन होना है मैम? यहां पर किस चीज को रिकॉग्नाइज करना है? For the commonly used restriction enzymes. Restriction enzymes जिन recognition site से अपना function परफॉर्म करते हैं, डीएनए को टुकड़े टुकड़े करते हैं, फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर सिजर की तरह एक्ट करते हैं और कट लगाते हैं। तो जिन रिकॉग्निशन साइट से ये कट करते हैं, ये रिकॉग्निशन साइट प्रेफरेबली या तो एक ही होनी चाहिए या फिर बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। ये इनका कहानी हुई। अब इस रिकॉग्निशन साइट से एलियन डीएनए को लिंक करने के लिए, ठीक है, ये नेसेसिटी है कि रिकॉग्निशन साइट या तो एक ही हो या बहुत कम हो। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट से क्या फर्क पड़ जाएगा मैम? क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं कि रिकॉग्निशन साइट एक ही हो या एक से थोड़ी ही ज्यादा हो, बहुत कम हो? एक से ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर will generate several fragments. वेक्टर के अंदर अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे, मतलब बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे डीएनए के। कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा डीएनए। तो आपको इतने ज्यादा भी फ्रेगमेंट क्रिएट नहीं करने। आप क्या चाहते हो कि भाई अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो वेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स बना देगा, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आपके लिए डिजायर्ड फ्रेगमेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। जो एलियन डीएनए का लाइगेशन है, मतलब उसे बाइंड करने की जो प्रोसेस है, उसको अटैच करने की जो प्रोसेस है, ज्वाइन करने की जो प्रोसेस है, ये होती है रेस्ट्रिक्शन साइट पर, जो कि प्रेजेंट है कहां? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में, ठीक है। किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की साइट पे आपने इसको बाइंड कर दिया, लाइगेज को यूज करके लाइगेशन कर दिया। यहां तक तो बात ठीक है। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट को देखो, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? हमने देखा कि भाई हमें चाहिए क्या? क्लोनिंग साइट्स में हम कह रहे हैं कि इस एलियन डीएनए को लाके लिंक कराने के लिए रिकॉग्निशन साइट या तो एक हो या बहुत कम हो। बहुत ज्यादा होंगी तो उससे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जो एंजाइम है वो बहुत सारे कट लगा देगा। बहुत सारी साइटों से मिल रही है कट करने के लिए, और इतने ज्यादा फ्रेगमेंट्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं, क्योंकि ये जीन क्लोनिंग में आपको डिफिकल्टीज पैदा करेंगे। ओके, तो यहां पर प्रेफरेंस दी जाती है कि रिकॉग्निशन साइट या तो एक हो या फिर बहुत कम हो। फिर लाइगेशन की बात हमने करी। For example, you can ligate a foreign DNA at the BEMH1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. किस साइट से आप फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकते हो, ठीक है? किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की बात अगर हम करें इस वेक्टर के अंदर, जो कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, PBR322, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर ये वो साइट है इस जीन की जहां आप क्या कर सकते हो? जहां आप फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हो। कि इस जीन में ये वाली वो साइट है जिसपे आप फॉरेन डीएनए को लाकर लिंक कर सकते हो। लाइगेज एंजाइम जिससे यूज करते हैं, वहीं से ये टर्म बना है लाइगेशन। डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये काम है लाइगेज का, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम बना लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जोड़ना, ठीक है? लाइगेशन मतलब जोड़ना। ओके, चलो
अब देखें आगे, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स विल लूज, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होंगे ये लूज करेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium. And these transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. ये जो ट्रांसफॉर्मेंट्स को अभी आपने ग्रो करवाया है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, अब इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर। ये रिकॉम्बिनेंट्स अब जब जो कि एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर चुके थे, वो कहां ग्रो नहीं कर पाएंगे, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। लेकिन अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात करोगे तो वो दोनों ही मीडियम में क्या करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। दोनों ही एंटीबायोटिक वाले मीडियम में वो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनमें वो रेजिस्टेंस आया ही नहीं। और रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, क्योंकि वो जिस जीन से आपने, जिस एंटीबायोटिक से आपने रेजिस्टेंस की बात की थी, वो रेजिस्टेंस को शो करेगा और उसके मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। तो यहां पर ये रिजल्ट आपको मिला कि कहां वो ग्रो कर रहा है और कहां नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये रिजल्ट आपको मिल गया कि किस मीडियम में वो ग्रो कर रहा है और किस मीडियम में नहीं कर पा रहा है। इसी से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि रिकॉम्बिनेंट जो बना वो कौन सा है और रिमेनिंग वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, मीडियम में ग्रो करवा के देखो। ओके, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे डिस्टिंग्विश किया, मीडियम में ग्रो करवा के। ठीक है, जिस एंटीबायोटिक के मीडियम में ये ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये उससे रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। ओके, और जहां पर ये ग्रो कर रहा है, किस केस में कर रहा है मैम, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में। दोनों एंटीबायोटिक से कोई मतलब नहीं, वो तो ग्रो कर रहा है बढ़िया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस दिखाएगा ही नहीं, उसमें रेजिस्टेंस आया ही नहीं, उसमें वो पर्टिकुलर डीएनए आया ही नहीं जो रेजिस्टेंस दिखाएगा भाई, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो आया ही नहीं है उसके अंदर। वो किसके पास आया है, रिकॉम्बिनेंट के पास आया है, तो रिकॉम्बिनेंट रेजिस्टेंस को दिखाएगा। क्लियर कहानी, सिंपल कहानी, डिंपल कहानी। चलो आगे बढ़े। इन दिस केस one antibiotic resistance gene helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. और recombinants के selection में ये help करती है। ठीक है, चलो और एक चीज और देख लेते हैं इस recombinant और non recombinant के बारे में। Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic Selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिंग की जरूरत पड़ती है साइमल्टेनियसली विच हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। जो दोनों प्लेट्स की आप बात कर रहे हो, दोनों में अलग अलग एंटीबायोटिक है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants। एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया जाता है जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करवाने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो ये कलर प्रोड्यूस करता है। इट्स की ये जो एबिलिटी है कि भाई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंट में ये क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से आप रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई कर पाते हो, डिस्टिंग्विश कर पाते हो, एक दूसरे से अंतर पता लगा पाते हो। ठीक है, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा इसे इंसर्ट कर दिया जाता है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के जो कोडिंग सीक्वेंस है उसमें इस रिकॉम्बिनेंट वाले पोर्शन को आप इंसर्ट कर देते हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। इससे क्या होगा, एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी, और इसीलिए आप इसे क्या कहते हो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ध्यान से समझना,
किसी भी चीज के मतलब को समझने के लिए आपको उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती, अगर आप उसके टर्म्स को समझ लो। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अपने नाम से ही बता रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई कोई चीज ऐसी इंसर्ट की गई है जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। कुछ ऐसा इंसर्ट किया जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई। इंसर्ट क्या किया है, इंसर्ट किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है। कहां किया है, विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंस में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया। हुआ क्या उससे, कौन इनएक्टिवेट हुआ, ये जो जीन थी इस एंजाइम के सिंथेसिस को कराने वाली, उस जीन को आपने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और इसी प्रोसेस को कहा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने से यहां पर इस एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि वो जीन इनएक्टिवेट हो गई। तो द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो ब्लू कलर की कॉलोनी डेवलप होती है। एंड इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, and presence of insert results into insertional inactivation of beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color। और उस केस में, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के केस में, कॉलोनीज कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करेंगी। एंड दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, और उन्हें आप एक रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की तरह आइडेंटिफाई कर पाओगे। किसकी वजह से, इस कलर की वजह से, जो किससे आया है, जो आया है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस या एब्सेंस से। तो एक एक चीज कैसे धीरे धीरे करके कहानी में जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। शुरू किया था हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे करना है, किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करना है, यहां से शुरू किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से शुरू किया था, टूल्स पर आ गए, टूल्स पे आते 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 उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पर आ गए, फीचर्स पे आते आते आप क्लोनिंग वेक्टर पर आ गए, आप सिलेक्टेबल मार्कर पर आ गए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर आ गए, और ये सारी चीजें बीच में आती जा रही हैं अब कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सब टॉपिक्स निकलते जा रहे हैं और टॉपिक चलता जा रहा है। ओके, तो अब यहां पर आपको समझ आ गया भाई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का रोल क्या है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट फीचर के बारे में। नेक्स्ट फीचर क्या है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वेक्टर्स चाहिए ताकि प्लांट्स और एनिमल्स में आप जीन्स को क्लोन कर सको। नाउ यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो that we have learnt the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages. How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or viruses want. ठीक है, कैसे जीन्स को ट्रांसफॉर्म कराना है, कैसे जीन्स को डिलीवर करना है जिससे कि ये यूकैरियोटिक सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए और फिर वो क्या करे, वही काम करे जो कि वायरस चाहता है। ये चीज आपको कहां से समझ में आती है, इस चीज का हिंट आप ले सकते हो वायरसेस से। ठीक है, यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में इन जीन्स को ट्रांसफर करना और उनसे वो कैरेक्टर को ऑब्टेन कर लेना जो आप चाहते हो, उनसे वो काम करवा लेना जो आप चाहते हो, जिस डिजायर्ड जीन को आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो। तो ये जीन्स को ट्रांसफर करने का प्रोसेस आपने कहां से सीखा है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो आप डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन कर रहे हो, ये सब कुछ आपने सीखा है कहानी किससे, वायरसेस से। वायरस यही तो करता है, वायरस उस होस्ट सेल को हाईजैक करके उससे उसकी फंक्शनिंग रुकवा देता है और अपने अकॉर्डिंग उसे फंक्शन करवाता है। कौन करता है ये काम? ये काम वायरसेस करते हैं। ठीक है, होस्ट से उसकी फंक्शनिंग को रुकवा के और उसे अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करवाता है, ये काम वायरस करता है। समझ आई बात? यही चीज आपने सीखी है वायरसेस से और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम, for example agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plants, जो कि कई सारे dicot plants के लिए पैथोजन है, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA। ये एक piece of DNA को डिलीवर करता है जिसे tDNA कहते हैं, to transform normal plant cells into a tumor। इस पीस ऑफ डीएनए, इस टीडीएनए की वजह से नॉर्मल प्लांट सेल्स जो होती हैं वो एक ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन।
और इन ट्यूमर सेल्स को जो उसने डेवलप करवाई हैं अपना क्या देके, टी डीएनए देके, अपना पीस ऑफ डीएनए देके, उन्हें फिर ये गाइड करता है, उन्हें ये कंट्रोल करता है क्या करवाने के लिए, जो इसे चाहिए, ठीक है, जो केमिकल्स इस पैथोजन को चाहिए उन केमिकल्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए ये गाइड करता है, ठीक है। तो दिस पैथोजन ऑफ सेवरल, दिस इज द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। और ये क्या करता है, एक पीस ऑफ डीएनए जिसे आप टी डीएनए कह रहे हो, ये प्लांट्स में क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है सेल को ट्यूमर सेल में, और ये ट्यूमर्स फिर इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और इसे जो केमिकल्स चाहिए उन्हें प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के ऊपर। ये जो जीन्स को ट्रांसफर करने वाली प्रोसेस आपने सीखी है, ये वायरसेस से ही सीखी है। इस बात से आपको ये हिंट दी जा रही है कि भाई आप ये जो सारा का सारा मैकेनिज्म पढ़ रहे हो ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, जिसमें जीन ट्रांसफर ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक। तो ये सब कुछ आपने वायरसेस से सीखा है। सिमिलरली, retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells। वैसे ही एनिमल्स में भी रेट्रोवायरस में एक एबिलिटी है, जैसे प्लांट में आपने देख लिया एग्रोवायरस में, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी तो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स में, ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से? रेट्रोवायरस ही वो ग्रुप ऑफ वायरस है जिसके अंदर आता है क्या आता है? रेट्रोवायरस ही वो ग्रुप ऑफ वायरस है जिसके अंदर आने वाला ये वायरस नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्यूमर सेल्स में। हमेशा याद रखना, कैंसरस सेल्स अलग से नहीं होती, नॉर्मल सेल्स ही अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रोसेस को क्या कर देती हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती हैं और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाने लग जाती हैं, ट्यूमर बनाने लग जाती हैं, और वो कैंसरस सेल्स कहलाती हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स ही। तो a better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans। यहीं से इन नॉलेजेस को लेकर कि भाई जब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ये कर सकता है तो क्यों ना हम कुछ यूजफुल जीन्स को भी इस तरीके से ट्रांसफर करा के बेटर रिजल्ट्स को लेकर आए, जिससे कुछ यूजफुल सा रिजल्ट आ जाए, ना कि डिजीजेस होती रहे। डिजीजेस में अगर ये मैकेनिज्म चल सकता है तो यूजफुल में क्यों नहीं? यहां से इस आइडिया को लिया गया और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई। नाउ द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस has now been modified into a cloning vector। इसे अब एक क्लोनिंग वेक्टर में मॉडिफाई करके which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into a variety of plant। इसे क्या किया जाता है, इसको एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह मॉडिफाई कर लिया है कि भाई अब ये अपना जो टी डीएनए है ना उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, अब ये ट्यूमर सेल नहीं बनाएगा, डिजीज नहीं कॉज कर सकता, अब ये इसको इतना आपने जेनेटिकली क्या कर लिया है, कंट्रोल कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, अब ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इसमें आप जो भी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दोगे वो डिजायर्ड जीन को ये फिर क्या कराएगा, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करा देगा अपने कंट्रोल में, जो प्रॉपर्टीज की पहले से थी। बस पहले जो ये डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा रहा था वो डिजायर्ड जीन डिजीज कॉजिंग थी, ट्यूमर सेल बना रही थी, और अब ये जिस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करा रहा है वो डिजायर्ड जीन हेल्पफुल है, बेटर है, ठीक है। वो कैसी है? बेटर है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेटर रिजल्ट्स को देने वाली है, यूजफुल रिजल्ट्स को देने वाली है। ओके, ये वेरिएशन लेकर आया गया। ओके, सिमिलरली रेट्रोवायरसेस में जैसे आपको एग्रो बैक्टीरियम के बारे में बताया, वैसे ही कैंसरस सेल्स, जैसे आपको एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बताया वैसे ही रेट्रोवायरसेस को भी डिसआर्म करने का मतलब होता है निहत्था करके, कि भाई जिससे वो अपना काम ना कर सके, जो वो पहले बीमारी फैला रहा था ना तो उसको निहत्था कर दिया, अब वो वैसी बीमारी ना फैला पाए। and are now used to deliver desirable genes into animal cells। So once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial or plant animal host where it multiplies। रेट्रोवायरस को भी इसी तरीके से यूज किया जा रहा है कि अब इसके अंदर से उसको पहले तो डिसआर्म कर दिया, निहत्था कर दिया कि ये भाई कैंसर ना फैला दे, ठीक है, गलती से भी,
ठीक है, इसको डिसआर्म कर दिया, इसका वो जो डिजीज कॉजिंग जो जीनोम था वो हटा दिया, और इसमें वो जीनोम, वो डिजायर्ड जीन को डाल दिया गया जो आप चाहते हो कि ये क्या करे, आगे ट्रांसफर करे और अपना कंट्रोल करके, रेगुलेट करके उसका प्रोडक्शन करवाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन को। तो रेट्रोवायरस को भी अब इस तरीके से यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ओके, एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। जिस भी डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को, जीन को इसमें लिंक कर दिया जाएगा, लाइगेट कर दिया जाएगा, ये उसको क्या करवाएगा, उसका पर्टिकुलर जो भी जिस चीज का प्रोडक्शन उसे करना है वो प्रोडक्शन करवाएगा, जिस भी होस्ट में आपने उसे इंसर्ट किया है, प्लांट होस्ट में या एनिमल होस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इन वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, जिनका आइडिया भी कहां से मिला है, इनकी नेचुरल प्रोसेस से ही मिला है। नेचुरली भी इनका काम यही था, ठीक है, नेचुरली भी एग्रोबैक्टीरियम का काम और रेट्रोवायरस का काम यही था, बस उनके पास जो जीनोम था वो कैसा था, ये एक तरीके से ये समझो कि जैसे आपने वो चिट्टी रोबो देखा है, उसका काम क्या था भाई, रोबोट था वो, ठीक है, जो भी उसके पास स्किल्स थी उनको यूज कर सकता था। ग्रीन चिप लगाई तो वो अच्छे काम वाली थी तो अच्छा काम कर रहा था, रेड चिप लगा दी तो वो बुरे काम वाली थी तो बुरा काम कर रहा था। वैसे ही इसके अंदर भी क्या करा, इन बैक्टीरियम और वायरसेस के अंदर से भी जो रेड चिप थी उसको हटा दिया और ग्रीन चिप को लगा दिया, तो अब वो नुकसान नहीं करेगा, फायदा कर देगा, है ना, समझ आई कहानी। रेड चिप को हटा दिया और ग्रीन चिप को लगा दिया, तो अब ये नुकसान नहीं करेगा, फायदा कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और चलो आगे देखें, अब ये रेड चिप ग्रीन चिप तो समझ में आ गई ना, चिट्टी रोबो वाली, आगे देख ले। चलो competent host for transformation with recombinant DNA। competent host का मतलब क्या है, competent host आपको क्यों चाहिए, क्या करवाने के लिए चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए चाहिए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पूरा आपने काम किया है, इतना सारी चीजों को यूज करके, तामझाम यूज करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, बिल्कुल कराना है मैम, इतनी सारी मेहनत क्यों की है। तो चलो देखें, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, ये तो इसका हमेशा का रोना है, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो सेल मेम्ब्रेन से तो पास होता नहीं है। व्हाई, क्यों नहीं होता, अरे इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर बोला गया है कि भाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कराना है आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये कह रहे हैं कि भाई डीएनए डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, क्योंकि कैसा है, ये तो हाइड्रोफिलिक है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली तो ये पास हो नहीं सकता। तो आप क्या कह रहे हो इसके आगे भाई, आप ये कह रहे हो दैट इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, ये बैक्टीरियल सेल्स को पहले बनाएंगे क्या, ये पहले बैक्टीरियल सेल्स को बनाएंगे कॉम्पिटेंट, जिससे वो इस डीएनए को क्या करें, इनटेक करें, ठीक है, टेकअप। तो ये कॉम्पिटेंट बनाना क्या है, इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसे एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट कराएंगे। अब ये डाइवेलेंट कैटाइन क्या होता है, आपको पता है कैल्शियम क्या होता है, 2+ होता है ना, अरे 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 सब मिलजुल गया, ये तो खिचड़ी हो गई। ऐसे डाइवेलेंट कैटाइन से, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि, ठीक है, कैल्शियम, जैसे कि और कौन से डाइवेलेंट कैटाइन होते हैं, बताओ, मैग्नीशियम होता है क्या, बताओ मैग्नीशियम होता है क्या, होता है क्या, हाँ ऐसा होता है क्या, ये डाइवेलेंट, कैल्शियम तो होता है, मैग्नीशियम होता है क्या, यस और नो बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट कराएंगे, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। ये क्या करेगा, ये इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, जिससे डीएनए जो है वो सेल वॉल में उसके जो पोर्स हैं उनके थ्रू एंटर कर जाएगा। देखो डायरेक्टली तो कर नहीं सकता था, तो इन्होंने क्या किया, डाइवेलेंट कैटाइन को ट्रीट कराया, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कराया, और उससे क्या हुआ, उससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जो सेल वॉल के पोर्स थे उनके थ्रू ये अब डीएनए क्या करने लगेगा,
इंसर्ट होने लगेगा, ठीक है, एंटर करने लग जाएगा, किसके थ्रू, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। बैक्टीरियम में अब ये डीएनए एंटर करने लगेगा उसकी सेल वॉल के पोर्स के थ्रू। ये कैसे पॉसिबल हुआ, उसे कॉम्पिटेंट बना के। कॉम्पिटेंट कैसे बनाया आपने, उसे डायवेलेंट कैटायन से ट्रीट करा के। समझ आई क्या कहानी कॉम्पिटेंट वाली। देखो यहां पर क्या बोला था आपने, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, उसको एंटर करवाने के लिए क्या करोगे आप, करोगे उसे कॉम्पिटेंट बनाओगे। कैसे बनाओगे, डायवेलेंट कैटायन से ट्रीट कराओगे। ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसके पोर्स के थ्रू, सेल वॉल के पोर्स के थ्रू डीएनए अंदर एंटर कर जाएगा। इसके आगे क्या होगा मैम, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, मतलब heat shock जिसे आप कहते हो, and then putting them back on ice। ठीक है, यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, इसको कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। पहले आइस पे रखा, फिर हीट शॉक दिया और फिर से आइस पे कर दिया। क्या हुआ इससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने क्या किया, then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice। सेल्स को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सेल्स को इंक्यूबेशन पीरियड जो था उनको इंक्यूबेट करवाया आइस के ऊपर। आइस के ऊपर करा के उनको तुरंत डाल दिया किसके ऊपर, हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेल्सियस, एंड देन फिर से उन्हें रख दिया कहां पर, आइस पे। फिर से ले आए किस टेम्परेचर पे, आइस पे। इससे उसके अंदर हुआ क्या, ये आइस देन हीट शॉक देन आइस, ऐसे करके सैंडविच जो बना दिया है 3 अलग टेम्परेचर्स का। इससे हुआ क्या, दिस enables द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी एक तरीका है। इससे भी बैक्टीरिया ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटेक करा लिया। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। लेकिन ये जो आइस, हीट शॉक एंड आइस वाला प्रोसेस आपने देखा, डायवेलेंट कैटायन वाला प्रोसेस आपने देखा, ये सिर्फ इकलौते तरीके नहीं है जिनसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में एंटर करा सकते हो। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, एक मेथड जो कि माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है, ठीक है। In a method known as microinjection, recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell। recombinant DNA को directly एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भी इंजेक्ट करा दिया जाता है। ये भी एक मेथड है, ठीक है। एक मेथड जैसे आप माइक्रो इंजेक्शन कहते हो, इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन से समझ आ गया कि मैम कुछ इंजेक्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही, सेल भी नहीं, साइटोप्लाज्म भी नहीं, वेक्टर भी नहीं, कुछ डायरेक्टली न्यूक्लियस में ही इंजेक्ट कर दिया। तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। चलो, एंड इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए सुटेबल है, जीन गन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे भाई, बायोलिस्टिक्स, जीन गन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ध्यान से समझ लेना इसे। एक और मेथड है प्लांट सेल्स के लिए जो सुटेबल होता है, सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। सेल्स को बॉम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स से ऑफ गोल्ड और टंगस्टन विच आर कोटेड विद डीएनए, ठीक है। गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, और उनको डीएनए से कोट कर दिया जाता है और फिर इन्हें बम्बार्ड किया जाता है सेल्स में। इसे कहते हैं क्या, किसी चीज को ऐसे गन के थ्रू जैसे आप करते हो ना, फायर करना, वैसे ही इन माइक्रो पार्टिकल्स के थ्रू डीएनए को क्या कर रहे हो आप, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर फायर कर रहे हो। तो ये क्या कहलाते हैं, बायोलिस्टिक्स या जीन गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायोलिस्टिक्स या जीन गन, जिनमें हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स को यूज करते हो आप, गोल्ड के, टंगस्टन के, जिन्हें आपने कोट कर दिया है विद द डिजायर्ड डीएनए, और उन्हें बम्बार्ड कर देते हो होस्ट सेल में, ठीक है। ये भी एक मेथड है। एंड द लास्ट मेथड, लास्ट, ठीक है, एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, निहत्था पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन, भाई उसका नाम ही है डिसआर्म्ड, ठीक है, निहत्था पैथोजन। इस पैथोजन से क्या होता है, and the last method uses disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell, जब इससे सेल को इन्फेक्ट करवाया जाता है तो it transfers the recombinant DNA into the host। ये होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। it transfers the recombinant DNA into the host, ये होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर। आप समझो कि आपने कितने मेथड पढ़ लिए,
ठीक है। मल्टीपल मेथड्स आपने पढ़े जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफॉर्म करा रहे हो, एंटर करा रहे हो, ठीक है। कितने सारे मेथड्स आपने पढ़े। Now that we have learnt about the tools for constructing recombinant DNA, अब आपने काफी वक्त से, पिछले लेक्चर से लेके इस लेक्चर की बहुत सारी कहानियों तक आपने जो पढ़ा, ये सब क्या था? ये सब कुछ टूल्स थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले टूल्स हैं ये सारे, ठीक है, जिससे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हो। तो नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, let us discuss the processes facilitating recombinant DNA technology in our next lecture। ठीक है, ये कहाँ पढ़ेंगे हम? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Processes of recombinant DNA technology, ठीक है। प्रिंसिपल्स आप पढ़ चुके हो, टूल्स आपने दोनों लेक्चर में पढ़ लिए हैं, अब आपको पढ़नी है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा है एक बार फटाफट से देखते हुए आएंगे। देखो, अरे अरे ज्यादा 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 दूर हो गया। हाँ, पार्ट 2 देखो, यहां पे हमने स्टार्ट किया था पढ़ना भाई इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली कहानी से। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने समझा कि कैसे ये सेपरेट करता है डीएनए बैंड्स को, ठीक है, फ्रेगमेंट्स को अलग अलग बैंड्स में कन्वर्ट कर देता है, ऑरेंज कलर के बैंड्स नजर आते हैं, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होता है वो फारदेस्ट मूव करता है, और लार्जेस्ट जो होते हैं वो वहीं पर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने समझा था, इसके अंदर एगारोस जेल मीडियम में ये सब कुछ हुआ था। क्लोनिंग वेक्टर्स की कहानी फिर हमने समझी थी कि ये क्या होते हैं। फिर हमने समझा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है क्लोनिंग के लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स एंड द वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन जीन्स को अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोन कराने के लिए वेक्टर्स जो चाहिए, ये सब कुछ हमने पढ़ा। एट लास्ट हमने जो अभी अभी पढ़ा कॉम्पिटेंट होस्ट, ये जो होस्ट है उसे आप कैसे कॉम्पिटेंट बना रहे हो, कैसे आप इससे डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर एंटर करा रहे हो, उसके कुछ हमने सेवरल मेथड्स देखे कि कैसे कैसे आप करा सकते हो, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए सूटेबल मेथड, ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब आपको पढ़नी है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने थे, प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, then tools of recombinant DNA technology and then processes of recombinant DNA technology, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स एंड टूल्स आप पढ़ चुके हो, प्रोसेसेस बाकी हैं, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे इस लास्ट टॉपिक को कवर। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको कुछ भी बाकी नहीं रहने देना है, और जितना जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ साथ साथ में पढ़ते रहना है भाई। कुछ भी एट लास्ट ऐसा ना हो कि बर्डन आ जाए आपके ऊपर, सब कुछ इकट्ठा हो जाए जो पहले से नहीं देखा है, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स को साथ साथ में देखते हुए चलोगे। कहाँ से मिलेंगे सारे लेक्चर्स आपको पता ही है भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सारे कोर्सेज, हर क्लास, हर एक सब्जेक्ट के आपके लिए अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। सारा का सारा कोर्स आपके लिए विद टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, एवरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, और साथ ही अवेलेबल है कई सारे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, सीबीएसई सैंपल पेपर्स भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, और एडिशनल पेपर्स भी। ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो। पेपर्स, ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से अवेल कर सकते हो। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि चैनल पर आप प्लेलिस्ट में सर्च करोगे आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ओके। एंड ये सारा का सारा कंटेंट आप अवेल कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब चैनल से ही नहीं। अगर आप चाहते हो ऐप से पढ़ना तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से इजीली, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे इसी चैप्टर का नया और लास्ट लेक्चर विच इज द प्रोसेसेस। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।